गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सोल्यूशन इस समय कराया जा रहा है, जिसमें 16th नंबर जो टेस्ट हुआ था अभी 23 मार्च को, उसमें फिजिक्स में होल मैकेनिक्स आया था, होल मॉडर्न आया था, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड होल इलेक्ट्रिसिटी, जिसका एक पार्ट हम 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप उसको आप लोग देख लिए होंगे। और आज गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज का जो 16th टेस्ट है, जिसका सेकंड पार्ट आपको आज सोल्यूशन मिल जाएगा 15 क्वेश्चन का। और इसमें जो क्वेश्चन आपके मिस्टेक हुए हों उसके एनालिसिस प्यारे बच्चों आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हों उसको जरूर आप देखिए, कहाँ हमारा आखिर मिस्टेक हो रहा है। नहीं इस बात को ध्यान दोगे तो फिर बाद में चलकर आपको इसको सीखना पड़ जाएगा। जो गलतियां हो रही हैं उसको अभी तुरंत सुधार कीजिए सोल्यूशन देख करके। तो आज आगे 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन और मिल जाएगा, और अगला टेस्ट का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन हमने बताया था कि भाई जनरल प्रॉपर्टीज मैटर, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लो ऑफ लिक्विड, होल मैकेनिक्स, मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, सरफेस टेंशन का। ए फ्रेम मेड ऑफ ए मेटालिक वायर ऑफ इनक्लोजिंग ए सरफेस एरिया ए, सरफेस एरिया ए है, इज कवर्ड विद ए सोप फिल्म। इफ द एरिया ऑफ द फ्रेम ऑफ द मेटालिक वायर इज रिड्यूस्ड बाय 50%, द एनर्जी ऑफ द सोप फिल्म विल चेंज्ड बाई। तो अगर सरफेस एरिया को हम 50% रिड्यूस कर दें तो आखिर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो एनर्जी है क्या? सरफेस एरिया को चेंज करने का वर्क डन है ना, जो वर्क डन है वही एनर्जी है प्यारे बच्चों। तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू, इसमें सोप फिल्म का नाम लिया है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने बताया भी था क्यों 2 से मल्टीप्लाई होता है फॉर्मूले में, बिकॉज सोप फिल्म हैज 2 फ्री सरफेसेस। तो यही सरफेस एनर्जी है, जो वर्क होगा वही सरफेस एनर्जी है। तो आप देख रहे हो कि ये जो वर्क डन है सरफेस एनर्जी एरिया में चेंजिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब चूंकि आप 50% एरिया को रिड्यूस कर रहे हो, देखो 50% एरिया को रिड्यूस कर दे रहे हो, तो जो उसकी सरफेस एनर्जी होगी वो भी 50% रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि सीधा सीधा आपको दिख रहा है, देखो जितने परसेंट चेंजिंग एरिया में आएगा उतने परसेंट का चेंजिंग वर्क डन में आएगा। इसलिए इसका आंसर है 50%। ये फॉर्मूला आप मन में रखिए, सरफेस टेंशन टॉपिक का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A simple pendulum of length L is suspended in a car. The car start moving in the horizontal road according to the equation. Question number 17. ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से मोशन कर रहा है कार। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, है ना, ये कार है, कार दैट इज एक्सेलरेटर सिस्टम। तो ये जो इक्वेशन दिया है आप देख रहे हो यहाँ टी का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। यानी मोशन में, कार के मोशन में एक्सेलरेशन है। अब पेंडुलम इसके अंदर है, इसके अंदर पेंडुलम है। तो होगा क्या कि जब ये कार मोशन करेगा तो ये एक्सेलरेशन इस पर बैक डायरेक्शन में सूडो एक्सेलरेशन के रूप में काम करेगा, जी नीचे काम करेगा, जिसके वजह से एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे प्यारे बच्चों जी डैश हो जाएगा। और ये सब ऑलरेडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सब बताया जा चुका है कि जी डैश का वैल्यू जब निकालेंगे तो चूंकि 90 डिग्री पर है ए और जी, तो रूट ओवर ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोग का उद्देश्य है कि पहले हम ए का वैल्यू फाइंड करें, यानी किस एक्सेलरेशन से ये कार हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहा है। तो ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका हम हेल्प ले लें, जी/2 रूट ओवर 3 टी स्क्वायर, इसका हेल्प ले लें। x इज इक्वल टू g/2 रूट 3 टी स्क्वायर। एक्स का वैल्यू दे दिया है, देखो g/2 रूट 3 टी स्क्वायर।
अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगा g√3/2 कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू g√3 इंटू टी। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया g√3, t का डिफरेंशिएशन 1। अब हम लोग कितना g डैश काम करेगा उस पेंडुलम के ऊपर, तो √g² प्लस a² से इसका वैल्यू फाइंड कर लें। √g² प्लस a का वैल्यू है g√3 का स्क्वायर, तो ये √ आ गया, देख लो 4g² इसकल टू कितना आ गया 2g। ओके, अब इसका टाइम पीरियड हम लोग को निकालना है, तो टाइम पीरियड जब निकालना होगा तो हम लोग टाइम पीरियड कह लेंगे t डैश इज इक्वल टू 2 पाई √L/g के स्थान पे g डैश बराबर 2 पाई √L/g डैश के स्थान पे 2g। तो देखो आंसर दिख रहा है, देखो 2 पाई √L/2g, ये आंसर है, सी ऑप्शन इसका है 2 पाई √L/2g। तो क्या करना था, g डैश का वैल्यू हम लोग को फाइंड कर लेना था, है ना। इफेक्टिव ग्रेविटी, तो जब कार हॉरिजॉन्टली मोशन करता है तो उसमें एक्सेलरेशन अगर है और ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करके और g डैश के स्थान पर रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो पेंडुलम के क्वेश्चंस होते हैं उसको लिफ्ट के अंदर सस्पेंड करके भी पूछता है, ऐसे भी पूछ देता है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो प्यारे बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन में ए लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, द टोटल मास ऑफ द लिफ्ट एंड पैसेंजर इज 1600 किलोग्राम, द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज शोन द फिगर, द टेंशन इन द रोप एट द t इक्वल टू 8 सेकेंड। देखो 6 सेकेंड और 10 सेकेंड, यहीं पर 8 सेकेंड आएगा, है ना, 8 सेकेंड इसी के बीच आएगा। तो तुम देख रहे हो कि जब लिफ्ट का मोशन ऊपर की तरफ है ना, लिफ्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, पूरे मोशन में लिफ्ट ऊपर जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है, नहीं यहाँ एक्सेलरेशन है, और यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, जीरो एक्सेलरेशन से। लेकिन यहाँ पर आप देखो ना वेलोसिटी घट रहा है, नहीं यहाँ पर रिटार्डेशन है, यहाँ का रिटार्डेशन है, यानी लिफ्ट पूरे मोशन में जा ऊपर ही रहा है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, रिटार्डेशन। तो अब लिफ्ट का केस लगा दो प्यारे बच्चों। पहले तो ए का वैल्यू आप फाइंड कर लो, है ना, कितने का रिटार्डेशन यहाँ पर है। तो आप देख लो कि वीटी ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन रिटार्डेशन देता है। तो इसका अगर स्लोप हम फाइंड करें, है ना, स्लोप, तो स्लोप आ जाएगा tan थीटा। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो रिटार्डेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में है 12 और बेस में है 10 - 6 यानी यहाँ पर आ गया 4 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का 8वें सेकंड पे रिटार्डेशन है। 6 से लेकर 10 सेकंड के बीच इतने का रिटार्डेशन है। बस यही आप फॉर्मूला आप लगा दीजिए, अब क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें टेंशन पूछ रहा है, कितना इसमें टेंशन होगा इसके केबल में, तो टेंशन इज इक्वल टू m। और जब कोई लिफ्ट ऊपर जाता है किसी एक्सेलरेशन से, तो ऐसे में उसमें जो टेंशन होता है सूडो फोर्स mg नीचे लगने की वजह से, ma नीचे लगने की वजह से mg प्लस a होता है। लेकिन ये ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। कैसे पता रिटार्डेशन, आप ग्राफ में देखो ना, वेलोसिटी घट रहा है, इसलिए यहां पर हो जाएगा g माइनस a। कब, जब ये रिटार्डेशन से ऊपर जाएगा तब। तो यहाँ रिटार्ड हो रहा है, देखो ऊपर लिफ्ट ऊपर जा रहा है और रिटार्ड अगर हो रहा है तो सेम वही कहानी है जैसे लिफ्ट नीचे आ रहा हो और एक्सेलरेट हो रहा हो, दोनों का एक ही इक्वेशन बनता है। अब रख दो यहां पर, देखो m के स्थान पर 1600 और यहाँ 10 - 3, तो आ गया 1600 इंटू 7, 16 इंटू 7 112, 0 न्यूटन का टेंशन उस समय है केबल में, सपोर्टिंग केबल में, लिफ्ट के सपोर्टिंग केबल में। उसमें 11 है ना 11,200 का यहाँ पर क्या है
ये टेंशन है 11,200 न्यूटन, पहला ऑप्शन इसमें सही है। तो एकदम आसान क्वेश्चन होता है बेटा लिफ्ट का, बस आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो कि हम G+A यूज करें कि G-A यूज करें, तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट होता है भाई, मन में सोचना तो पड़ेगा ही। इसको ना समझ में आवे फार्मूला, ना डायरेक्ट याद आवे तो इसको इनर्शियल से सॉल्व कर लो, नॉन इनर्शियल से सॉल्व कर लो, किसी भी तरह सॉल्व कर लो। नॉन इनर्शियल से सॉल्व करोगे तो सूडो फोर्स लगा के सॉल्व करोगे। ओके, 19 number question. A boy standing at the top of a tower of 20 meter height drops a stone assuming g is equal to इतना, the velocity with which it hits the ground. तो भाई किसी बॉडी को आप किसी हाइट से नीचे गिरा रहे हो, है ना, किस वेलोसिटी से वो टकराएगा, तो आप काइनेमेटिक इक्वेशन लगा तो तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs तो लगाना ही पड़ेगा आपको। ड्रॉप किए हो u का वैल्यू 0 हो जाएगा, 2g का वैल्यू आप 10 रख दो, h 20 मीटर से गिराए हो तो यह आ गया रूट ओवर कितना 400, तो यह आ गया v इज इक्वल टू रूट ओवर 400। रूट ओवर 400 का मतलब कितना 20 मीटर पर सेकेंड से वो ग्राउंड पे टकराएगा, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड पे टकराएगा। ए ऑप्शन सही है। काइनेमेटिक इक्वेशन कितना आसानी से सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम आर, देखो एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, एक्स इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया है 10t। देखो वाई कोऑर्डिनेट 10t दिया है, एक्स और वाई मीटर में है, t सेकंड में, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं। तो ये क्या करो, एक्स डायरेक्शन के पहले वेलोसिटी निकालो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आ जाएगा 5 माइनस कितना 4t। वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी फाइंड कर लो, डिफरेंशिएट कर दो, ये आ गया कितना 10। इसके बाद से इसको डिफरेंशिएट कर दो तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ गया, इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 का 0 हो जाएगा, माइनस 4t का -4 आ गया। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देखो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। तो आप देख रहे हो ये टर्म 0 हो गया, ये वाला बचा, तो यही तो आंसर हो गया प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सबको पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट से आप एक्सेलरेशन निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। अब यह है कि ये एक इक्वेशन x में दिया है, एक इक्वेशन y में दिया है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करोगे तो एक बार x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आएगा, एक बार y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आएगा। और यहाँ क्या है कि ये -4 आ गया और ये कितना आ गया 0 आ गया, तो यही आंसर हो गया। अगर ये भी कोई वैल्यू आ गया हो तो ये 90 डिग्री पर है, तो रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर से एक्सेलरेशन निकलता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन, ये आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिंपल सर्किट का क्वेश्चन है। 3 एम्पियर का टोटल करंट फ्लो करा रहा है, 60 ओम, ये आ गया 20 ओम, दोनों सीरीज में हो गए 10 ओम। तो कह रहा है कि ये वाला करंट बताओ कितना है, इधर करंट कितना जा रहा है ना, एकदम आसान क्वेश्चन ये कहलाते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर इधर करंट अगर हम I1 दिखा दें, और यहाँ का करंट अगर हम I2 दिखा दें, और यहाँ का करंट अगर हम I3 दिखा दें, तो यही ना 3 एम्पियर का जो टोटल करंट है, 3 एम्पियर का यही तो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है किरचॉफ लॉ से। तो यही वैल्यू हमको निकालना है I1, इसमें करंट फाइंड करना है। तो I1 I2 I3 का रेशियो मेथड से सॉल्व करोगे तो कितना आसानी से सॉल्व आ जाएगा। देखो I1 I2 और I3 का रेशियो, I बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, V/R होता है। बोलो I = V/R। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो आप देख रहे हो कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली है, इसलिए जब ये डिवाइड होगा तो पलट जाएगा। देखो 1/60 रेशियो ये हो गया 1/20, रेशियो ये हो गया 1/10। इसका एलसीएम कितना आ गया 60, तो आ गया 1, 3 और 6, यानी 1, 3 और 6 का रेशियो आ गया I1 I2 और I3 का रेशियो। हम लोग को ये वाला करंट चाहिए, I1 चाहिए, इस वाले पार्ट में करंट पूछ रहा है। तो I1 अगर निकालना है तो I1 का रेशियो हो गया प्यारे बच्चों 1/ सबका सम 6 और 3 9 और 1 मिलकर 10 इंटू टोटल करंट आ गया 3। टोटल करंट भाई 3 दिया है ना, बराबर कितना आंसर आ गया 0.3 एम्पियर। देख लो 0.3 एम्पियर का करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है।
तो ये रेशियो मेथड से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिंपल सर्किट में जो वोल्टेज या करंट डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको अगर रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिए तो बहुत कम समय में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसलिए रेशियो मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने से लगता है कि मौसम एकदम सुहाना हो गया है, सदाबहार हो गया है। देयरफॉर रेशियो मेथड इज आल्सो नोन एज सदाबहार मेथड। कौन सा मेथड प्यारे बच्चों? सदाबहार मेथड कहलाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन, ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, देख लो। मीटर ब्रिज है ना, यहाँ पर 100 ओम है, यहाँ पे x है, ये नल डिफरेंस लेंथ L1 है, नल डिफरेंस लेंथ L2 है, जॉकी है, किलोमीटर है, सब लगा है। अब कह रहा है कि अगर 100 ओम ला करके इसके x के पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दें, यहाँ पे एक 100 ओम ला करके यहाँ पे कनेक्ट कर दें जैसा क्वेश्चन में कह रहा है 100 ओम, तो उस समय कह रहा है कि L1/L2 का रेशियो 2 हो जाता है, L1 L2 का रेशियो 2 हो जाता है, तो x का वैल्यू बताना है। तो कितना आसान प्यारे बच्चों भाई, अगर 100 ओम यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं तो ये दोनों पहले में कनेक्ट हो जाते हैं। और मीटर ब्रिज का कोई फॉर्मूला थोड़े होता है, कॉन्सेप्ट है क्या भाई, इसका रेशियो बराबर कर दो। देखो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस कर दो, यानी यहाँ पर बैलेंस कंडीशन लगा दो आप, तो 100 अपॉन ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो हो जाएगा 100x अपॉन 100 प्लस x, देखो ये हो गया, इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, और ये चला गया न्यूमरेटर में 100 प्लस x अपॉन 100x, और L1 अपॉन L2 का वैल्यू 2 दिया है, 100 से 100 कट गया, ये इधर चला गया, तो 100 प्लस x इज इक्वल टू 2x, ये x इधर जाके माइनस हो गया, तो x बराबर आ गया कितना 100 ओम। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, देखो 100 ओम आ गया। तो मीटर ब्रिज में कंडीशन कोई फॉर्मूला थोड़ा लगता है, बस ये लगा दो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बैलेंस कंडीशन लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, टू पिच बॉल्स हैविंग चार्जेस 3q एंड 2q, दो पिच बॉल हैं, इनके चार्ज हैं 3q एंड 2q, प्लेस एट ए डिस्टेंस of from each other, for what value of charge transfer from first to second ball, force between them becomes maximum। देखो 3q और 2q के दो चार्ज किसी दूरी पर रख दिए गए हैं, तो कह रहा है कि इसमें से कितना चार्ज इसमें अगर ट्रांसफर कर दें जिससे इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन प्यारे बच्चों कराया गया है, और इसको डिफरेंशिएशन से मैक्सिमा का कंडीशन लगा के डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम तब होता है जब दोनों चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो जाए, दोनों न्यूमेरिकली बराबर हो जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमा को प्राप्त कर लेता है। तो ये देखो 3q है, ये 2q है, इनको बराबर कर लो। कैसे बराबर करोगे? इसमें से चार्ज इसमें ले जाओ, कितना ले जाएं तो बराबर कैसे होगा, पहले आप दोनों को आप सम कर लो, 2q और 3q को दोनों का सम कर लो, 3q 2q और 2 से डिवाइड कर लो। इसका मतलब बराबर बराबर चार्ज कितना होगा, 5q/2 होगा बराबर बराबर चार्ज। इसका मतलब हम इसमें से कितना ट्रांसफर इसमें कर दें कि ये दोनों चार्ज 5q/2 हो जाएं, दोनों चार्ज कितने हो जाएं, 5q/2 हो जाएं। इसका मतलब अगर हम 3q में से q डैश चार्ज माइनस कर लें तो ये वैल्यू आ जाना चाहिए 5q/2, दैट इज q डैश इज इक्वल टू, ये आ गया प्यारे बच्चों 3q माइनस 5q/2, और देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो 6q माइनस 5q इसकल टू कितना आ गया, q/2। इसका मतलब q/2 चार्ज अगर इसमें से इसमें हम ट्रांसफर कर दें तो ये भी हो जाएगा 5q/2 और ये भी हो जाएगा 5q/2। इसमें सम करके देख लो, 2q में q/2 सम करो तो 5q/2 आ जाएगा। तो जब दोनों चार्ज बराबर हो जाएंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमा को प्राप्त करेगा। इसका मतलब हम 3q में से q/2 अगर इसमें ट्रांसफर कर दें तो ये भी चार्ज हो जाएगा 5q/2 और ये भी चार्ज हो जाएगा 5q/2, और जब दोनों चार्ज बराबर हो जाएंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब आंसर है कितना, q/2 ट्रांसफर हम लोग को करना पड़ेगा इस वाले चार्ज में से इस वाले चार्ज में। ठीक प्यारे बच्चों,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24। Correct two infinity long parallel wire having linear charge density lambda 1 lambda 2 respectively are placed at a distance r. The force per unit length on either wire. देखो दो वायर हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग है, दोनों का इन्फिनाइट लेंथ है, ठीक। इस पे भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 दिया है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 दिया है। कोई प्लेट नहीं है प्यारे बच्चों, वायर है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, r है। तो आपस में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो भाई इसमें तो आप सीधा कहानी ये देख रहे हो कि इस वायर के द्वारा यहाँ पे इंटेंसिटी बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे जब इंटेंसिटी E2 बनेगा तो ये पूरा वायर उस E2 इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और ये वाला वायर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसलिए इसके द्वारा इस पे फोर्स इधर लगेगा, है ना, F1 इजकल टू लैम्डा 1। इस पे फोर्स देखेंगे तो यहाँ लैम्डा 2 कर देंगे ना प्यारे बच्चों, ये लैम्डा 2 है, इंटू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1। इस पे जो फोर्स देखोगे इसके द्वारा तो ये हो जाएगा F2, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2। तो इसका मतलब जितना F1 फोर्स लगेगा उतना ही F2 फोर्स लगेगा, और यह बराबर QE होता है। तो Q के स्थान पर आप Q ना रखे लैम्डा रखो, चार्ज पर यूनिट लेंथ रखो। तो लैम्डा 1 इस पर देखोगे तो फील्ड इसका देखो, तो लैम्डा 1 E2, अब बराबर इस पे अगर देखना है तो लैम्डा 2 E1 से आप देख लो। अब जो फोर्स लगेगा वो चाहे F1 पहले वायर पे फोर्स देखो चाहे दूसरे वायर पे देखो, लैम्डा 1 E2 बराबर लैम्डा 2 E1। अब E2 है क्या, दूसरे वायर का r दूरी पे इंटेंसिटी है, तो वायर का r दूरी पे इंटेंसिटी कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई r, यानी 2 लैम्डा 2 अपान कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको k कहना है, तो देखो आ गया k इंटू 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपान r, ये हो गया फोर्स, दोनों का आपस में लगने वाला फोर्स, ये आंसर आएगा, बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आरसी सर्किट का क्वेश्चन है। देख लो आरसी सर्किट, ए कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ओम, बैटरी यहाँ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी, इस पे चार्ज बताना है। तो आरसी सर्किट के क्वेश्चन किस स्टेट में सॉल्व किए जाते हैं, एचडी स्टेट। एचडी स्टेट में जहां कैपेसिटर लगा उधर चार्ज नहीं जाएगा, यानी यहां से करंट चलेगा आई करंट चलेगा, इधर से होते हुए ऐसे फ्लो होगा, इधर क्यों नहीं जाएगा, कैपेसिटर है, क्योंकि एचडी स्टेट में कैपेसिटर का पेट पूरा भर जाता है, कैपेसिटर में चार्ज फ्लो ही नहीं होता है, क्योंकि तो जब पेट खाली रहेगा तब ना चार्ज को खींचेगा प्यारे बच्चों। इसलिए एचडी स्टेट में क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, ये देखो इधर करंट ऐसे फ्लो होगा। अब करंट अगर निकालना है तो I इज इक्वल टू, इस सर्किट का वोल्टेज है 2.5 अपान 2, अब प्लस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 दिया है, यहाँ देखो 0.5, तो कितना एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर का देखो करंट आ गया 1 एम्पियर का। अब हम लोग को इस पे चार्ज बताना है, तो चार्ज निकालने के लिए इसका वोल्टेज निकाल लो। वोल्टेज निकालने के लिए जब यहाँ का करंट आ गया 1 एम्पियर, तो ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम देख लें कितना आया, तो 2 ओम पे अगर वोल्टेज देख लें तो 2 ओम पे वोल्टेज होगा 2 इंटू करंट 1 बराबर कितने वोल्ट, 2 वोल्ट। तो जब यहाँ पे 2 वोल्ट आ गया तो वही 2 वोल्ट यहाँ भी टोटल होगा, 2 वोल्ट यहाँ भी टोटल होगा। तो जब यहाँ पे 2 वोल्ट होगा तो इधर करंट है नहीं, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, इसमें तो कोई वोल्टेज ड्रॉप है नहीं, बताओ। तो सारा वोल्टेज इसी को मिलेगा ये वाला, यानी कैपेसिटर का वोल्टेज हम लोग को समझ में आ गया कि 2 वोल्ट कैपेसिटर का वोल्टेज है इस समय फुल चार्ज होने पर। अब इसका चार्ज चाहिए तो Q बराबर CV लगा दो, C का वैल्यू है 4 और V का वैल्यू है 2 बराबर 8 माइक्रो कूलम्ब चार्ज एचडी स्टेट में होगा। दो कितना आसान होता है।
आरसी सर्किट से बच्चे घबराते हैं, आरसी सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते। आरसी सर्किट क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिलता है। आरसी सर्किट के 10 क्वेश्चन सॉल्व करके पूरे आरसी सर्किट बढ़िया से आप तैयार कर सकते हो। बट ये आरसी सर्किट डीसी सप्लाई के साथ, ये भी ध्यान देना। एक आरसी सर्किट एसी सप्लाई के साथ आता है। एसी सप्लाई में तो 7 सर्किट आपको पढ़ना पड़ता है, टोटल 7 सर्किट, 7 फेरी पूरे लगाने पड़ते हैं। क्वेश्चन 26, 2 capacitors C1 is equal to C, C2 is equal to 3C are connected as shown in the figure, है ना। C1 कितना है, C है, और C2 कितना है, 3C है। K is open, K अभी ओपन है, और कैपेसिटर C1 पे चार्ज इस पे Q दे दिया है, यानी ये चार्ज है, ये अनचार्ज है। तो एचडी स्टेट में दोनों पर चार्ज बताना है कितना हो जाएगा। चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर जब की को क्लोज कर दिया, देखो क्लोज कर दिया तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ हो जाएगा। चार्ज इस पे था, इस पे भी चार्ज आने लगेगा। कब तक, जब तक कि दोनों पे वोल्टेज सेम ना हो जाए, कॉमन वोल्टेज। लेकिन हमको तो केवल चार्ज चाहिए, तो जो फाइनल चार्ज होगा प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कांसेप्ट है, फाइनल चार्ज Q1 डैश हो जाएगा, इस पे Q2 डैश हो जाएगा, और फाइनल चार्ज का रेशियो सीधे सीधे कैपेसिटेंस का रेशियो होता है। तो इसका कैपेसिटेंस है C और इसका कैपेसिटेंस कितना है प्यारे बच्चों, 3C है। तो मिला के कितना आ गया, 1:3 आ गया। अब यहाँ से अगर Q1 डैश निकालना है तो Q1 डैश का वैल्यू आ गया 1 अपान दोनों का सम 4 इंटू टोटल चार्ज Q है, तो बराबर देखो इसका आंसर Q/4 आ गया। और दूसरे पे चार्ज चाहिए Q2 डैश, तो Q2 डैश का रेशियो है 3 अपान दोनों का सम है 4 इंटू टोटल चार्ज है Q बराबर 3Q अपान कितना आ गया, 4 आ गया। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। समझ नहीं पाए होगे कैसे सॉल्व हो गया ये, बोलो। कितना आसानी से रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फाइनल चार्ज कैपेसिटेंस के रेशियो में जाता है, कॉमन वोल्टेज निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ा। देख लो आंसर आ गया Q/4 3Q/4, Q/4 3Q/4। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा है सबको। क्वेश्चन 27, potential between the two plate of a capacitor are 10 volt minus 10 volt। कैपेसिटर के दो प्लेट हैं, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये +10 वोल्ट पर है और ये -10 वोल्ट पर है। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, 10 में से -10 माइनस करो, 20 वोल्ट का डिफरेंस आएगा, 20 वोल्ट का। चार्ज ऑन वन प्लेट इज 40 माइक्रोकुलाम। देखो इस पे +40 माइक्रोकुलाम का चार्ज है ना, तो इस पे -40 माइक्रोकुलाम का चार्ज होगा। एक पे प्लस होता है, दूसरे पे माइनस। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, अब कैपेसिटेंस चाहिए तो लगा दो Q बराबर CV, तो C बराबर Q अपान V। चार्ज तो हम किसी एक प्लेट का रखते हैं, तो आ गया 40 माइक्रोकुलाम और वोल्टेज आ गया 20 बराबर 2 फैरेड का कैपेसिटेंस आ गया। बोलो। Q का वैल्यू कुलाम में दिया है ना, हाँ कुलाम में है, माइक्रो कुलाम में तो है नहीं, ये माइक्रो कुलाम नहीं कुलाम में दिया है। यहाँ तो मिस्टेक हो जाएगा, फिर ये कुलाम में है, इसलिए 2 फैरेड का कैपेसिटेंस इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी से सिलिकॉन या जर्मेनियम की डोपिंग कर दिया, सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन या जर्मेनियम की डोपिंग कर दिया। देन द होल कंसंट्रेशन, पहले तो ये सोचो बेटा डोनर इम्प्योरिटी होता क्या है। डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो डोनर इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता है और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एक्सेप्टर होता है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के जो प्यारे बच्चों डोपिंग हम लोग करते हैं, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, होल कंसंट्रेशन उसके रिस्पेक्ट में कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन देखो, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस और होल कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, यानी सेकंड और थर्ड। देखो ये डी ऑप्शन सही है। पहले ये पता होना चाहिए कि डोनर इम्प्योरिटी होता क्या है। डोनर इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट एलिमेंट्स होते हैं, फास्फोरस,
है ना। तो जो डोनर इम्प्योरिटी हैं, ये जब आप डोपिंग करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हो जाते हैं, होल्स माइनॉरिटी रह जाते हैं। तो इस हिसाब से आप देखो डी ऑप्शन सही है। 29 नंबर, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, याद रखना जैसे ऐसा कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, इनमें ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। और ना कभी जानते रहो ना तो सीधे पी टाइप का बोल दोगे पॉजिटिव चार्ज इस पर होता है, एन टाइप को बोल दोगे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, ये होगा, क्योंकि जो भी होल इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रिस्टल में, एक्सेप्टर एलिमेंट, डोनर एलिमेंट होल इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करते हैं, तो वो खुद एक इमोबाइल चार्जेस बन जाते हैं, या तो प्लस या तो माइनस, इसलिए ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है। तो न इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन, नार गेट, देखो ये मॉडर्न फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, लॉजिक गेट का। नार गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो नार गेट होता क्या है, आर गेट प्लस नॉट गेट, दोनों को मिला दो, है ना। देखो ये आर गेट है और ये नॉट गेट है, इन दोनों को मिला दो, आर और नॉट, तो ये बन जाता है नार। नार गेट का देखो ये सिंबल है, कौन सा गेट बन गया, नार गेट। तो आर गेट प्लस नॉट गेट मिलके नार गेट होता है। तो वही पूछ रहा है कि नार गेट किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो आर गेट और नॉट गेट का क्या होता है प्यारे बच्चों, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो पूरा लॉजिक गेट विशेष रूप से आप लोगों को पढ़ाया गया था, कंप्लीट लॉजिक गेट तैयार करा दिया गया था, बुलियन अलजेब्रा बताए थे, डिमॉर्गन थ्योरम बताए थे। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम बना के नहीं है, और भी आगे अभी 15 क्वेश्चन इसमें हैं। तो उसमें मॉडर्न फिजिक्स के ढेर सारे क्वेश्चन लॉजिक गेट के भी मिलेंगे, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जीरो डायोड के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज देखा जाए तो 30 क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गए, नहीं 15 क्वेश्चन और मिला दिया जाए तो ये 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बस इसमें अब हम लोगों को 15 क्वेश्चन और सॉल्व कराना रहेगा, एक वीडियो और अपलोड कर देंगे जिसमें बाकी 15 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे, इससे 45 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगला अब जो टेस्ट है 17 नंबर टेस्ट, ये जस्ट अब होने वाला है टेस्ट 5 अप्रैल को। खूब बढ़िया से उसके सिलेबस तैयार कीजिए और बढ़िया से आके प्यारे बच्चों टेस्ट दीजिए, खूब मेहनत इसमें बढ़ा दीजिए, मन में टेंशन ज़्यादा सा नहीं लीजिए, प्रेशर नहीं लीजिए, अपना फर्ज पूरा कीजिए। और आपका फर्ज है रेगुलर टेस्ट देना, ईमानदारी से खूब क्वेश्चन सॉल्व करना, रिवीजन करते रहना, और जो थोड़ा बहुत कोर्स बाकी है उसको भी फटाफट पूरा करते रहना। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू।